नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सुपर सेवन से मोहित वैष्णव। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। तो राजस्थान के इतिहास में दोस्तों हमने भरतपुर का इतिहास शुरू किया था। और भरतपुर के इतिहास में दोस्तों हमने उनकी उत्पत्ति, उनके कुल देवता कुल देवी के बारे में जान लिया। उसके बाद में दोस्तों हमने उनके जो गोकुलाजी जाट है, जो सरदारों के विद्रोह को जाना, जो जाट सरदार थे उनके विद्रोह को जाना। और ये हुए कि अकबर की औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध हुए थे। अब दोस्तों उसके बाद में हमने राजा राम और चूड़ामन और बदन सिंह को जाना। चूड़ामन का भतीजा ही है दोस्तों बदन सिंह। अब शुरू करते हैं दोस्तों महाराजा सूरजमल के बारे में। दोस्तों महाराजा सूरजमल बदन सिंह के बाद शासक बने थे। और ये बदन सिंह के काल में ही शासक बन गए, क्योंकि बदन सिंह जब अंधे हो गए थे तब इनको शासन दे दिया था। ठीक है दोस्तों, तो महाराजा सूरजमल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। महाराजा सूरजमल सूरजमल को दोस्तों जाटों का अफलातून कहा जाता है, और इन्हें जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। अब दोस्तों एक आक्रमण होता है 1761 में। वो होता है आक्रमण क्या दोस्तों, युद्ध होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। और पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य होता है। और दोस्तों इस युद्ध में क्या होता है कि जो अहमद शाह अब्दाली है, अहमद शाह अब्दाली का रोल मिलता है। अहमद शाह अब्दाली जो सूरजमल को संज्ञा देता है उसके बारे में जानते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली इनको कहता है या इन्हें उपाधि देता है दोस्तों राजा या महेंद्र। ये दो उपाधि देता है, राजा और महेंद्र। किनकी किनकी है दोस्तों ये उपाधि? ये सूरजमल की उपाधि है। और ये देता कौन है? ये दो देता है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है दोस्तों, ये उपाधियाँ दी है किसने? अहमद शाह अब्दाली। अब दोस्तों इसके बाद में इनका जो इतिहास पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हैं जाटों के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं दोस्तों इनका ऐतिहासिक परिदृश्य। दोस्तों सबसे पहले तो इनका सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जो आमेर के लिए कार्य होता है वो शुरू करते हैं। दोस्तों सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र सवाई जयसिंह, ये आमेर के हैं दोस्तों शासक। और उनके दो पुत्र हुए माधो सिंह और ईश्वरी सिंह। माधो सिंह और ईश्वरी सिंह। तो दोस्तों इनके मध्य है ना युद्ध होते हैं, उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं। तो सूरजमल जो हैं दोस्तों वो ईश्वरी सिंह की ओर से लड़ने जाते हैं। तो ईश्वरी सिंह की ओर से कौन गए? सूरजमल। और सूरजमल की सहायता से दोस्तों ये शासक बने। तो इसे सहायता के लिए गए और ये आमेर के शासक बने। तो पहला तो हो गया दोस्तों इनका कि उत्तराधिकार के जयपुर के उत्तराधिकार युद्ध में ईश्वरी सिंह की सहायता और आमेर का शासक बना हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एक इनका। अब दोस्तों एक पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। तब दोस्तों मराठे आए थे लड़ने अहमद शाह अब्दाली से। तो उस समय की क्या घटना मिलती है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में। दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। अब दोस्तों ये होता कब है? ये होता है 1761 में। 1761 में। और होता किनके किनके मध्य? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो मराठा और अब्दाली, इन दोनों के मध्य होता है। अब दोस्तों मराठा जो होते हैं वो सूरजमल की रियासत से जाते हैं। तो इनका जो लीडर होता है मराठों का वो होता है सदाशिव राव भाऊ। सदाशिव भाऊ। इस दोस्तों इस लीडर को सूरजमल कहता है, कहने का मतलब नेतृत्व करता है या सेनापति मान लेते हैं मराठों का। तो सदाशिव भाऊ ये इसको कहता है कि इनके साथ में क्या रहता है दोस्तों, महिलाएं बच्चे आदि सब रहते हैं। तो सूरजमल इनको कहता है कि आप महिलाओं बच्चों इनको लोहागढ़ में ठहरा दो। पर सदाशिव भाऊ सोचता है कि ये कुछ अलग नीति का व्यक्ति है, इसलिए ये कुछ अलग चाह रहा है, इसलिए हमारे बच्चों को जो स्त्रियां हैं उनको लोहागढ़ में रखना चाह रहा है। जबकि सूरजमल का ये इंटेंशन नहीं था। उन्होंने कि युद्ध में कोई और माइंड डाइवर्ट ना हो, इसलिए इन्होंने ये अपील रखी थी कि आप इनको स्त्रियों और बच्चों को लोहागढ़ में रख दें। परंतु सदाशिव भाऊ नहीं माना और ये स्त्रियों बच्चों को ले गया युद्ध में। और बाद में दोस्तों मराठों की इसमें हार हो जाती है। तो मराठे इसमें क्या होते हैं? हार जाते हैं। इस युद्ध में मराठे हार जाते हैं। और ये कौन है दोस्तों? सेनापति मराठों का। अब क्या हुआ दोस्तों, जब ये हार के भाग रहे थे, इस युद्ध में ऐसा नरसंहार हुआ कि मराठों का कोई भी ऐसा घर नहीं बचा जहाँ से कोई व्यक्ति मरा नहीं हो। तो उसके बाद में जब मराठे हार के भाग रहे थे, तब पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद में जब मराठे भाग रहे थे हार के, तो सूरजमल ने ही मराठों को शरण दी थी। कहाँ पर? लोहागढ़ में। युद्ध के बाद, युद्ध के बाद मराठों को शरण दी।
मराठों को शरण दी। किसने दी दोस्तों? सूरजमल ने। कहाँ? लोहागढ़ दुर्ग में। अब दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण भी पढ़ेंगे, इन्हीं के काल में हुआ है, लोहागढ़ दुर्ग में। इनके ही काल में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ। और दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग अजय दुर्ग है, आज तक उसे कोई जीता ही नहीं गया, उसको कोई जीत ही नहीं पाया। यहाँ तक कि अंग्रेज जैसी बड़ी शक्ति, मुगल, मराठे, इनसे इनसे भी बड़ी शक्ति थी अंग्रेज, वो भी नहीं जीत पाए। तो दोस्तों सूरजमल के काल में बना हुआ लोहागढ़ दुर्ग, उसके बारे में जानते हैं, उसका जो प्रवेश द्वार है उसके बारे में जानते हैं। तो सूरजमल का इतिहास हुआ दोस्तों यहाँ तक। अब शुरू करते हैं दोस्तों इनका जो ऐतिहासिक परिदर्शन में और क्या योगदान मिलता है और सांस्कृतिक भी क्या योगदान मिलता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों सूरजमल के बारे में। दोस्तों सूरजमल ने 1761 में दोस्तों आगरा के दुर्ग पे अधिकार किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है इनके लिए। 1761 में आगरा दुर्ग पे अधिकार, आगरा दुर्ग पर अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इनका ऐतिहासिक। अब इनका देखते हैं निर्माण कार्य। निर्माण कार्य में क्या है? तो इनका निर्माण कार्य, तो इनके निर्माण कार्य में सबसे पहले सबसे बड़ा जो है वो है लोहागढ़ दुर्ग। उसके बारे में जानते हैं कि लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग दोस्तों जब आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन होगा उसमें लोहागढ़ दुर्ग के बारे में और अधिक विस्तार से जानेंगे। तो ये है अजय दुर्ग, एकमात्र अजय दुर्ग है राजस्थान का, एकमात्र अजय दुर्ग। कहने का मतलब इसको कोई नहीं जीत पाया दोस्तों। अब इसकी क्या विशेषता है दोस्तों? ये दोहरी दीवार से बना हुआ है। कहने का मतलब इसमें जो इसकी दोस्तों वो जो बाहरी दीवार है वो मिट्टी की निर्मित है, और अंदर की दीवार दोस्तों मजबूत है, मिट्टी से निर्मित बाहरी दीवार, बाहरी दीवार। अब दोस्तों क्या हुआ कि अंग्रेज इसे क्यों नहीं जीत पाए दोस्तों? अंग्रेज जैसे गोले चलाते थे तोप से, उसके बाद में ये क्या होता था, जब बाहरी दीवार मिट्टी की तो वो तोप के गोले जाके उसमें धंस जाते, फटते ही नहीं। तो इस प्रकार इसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए दोस्तों। हम लोहागढ़ का पूर्णतः जो विस्तृत विवरण है, इसके कितने पोल मिलते हैं उनका आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। अभी इसका इतना ही है कि निर्माण कार्य में इसका किसने बनवाया, तो इसको बनवाया किसने था? सूरजमल ने, महाराजा सूरजमल ने इसका, सूरजमल ने निर्माण करवाया। ठीक है, इसका निर्माण कराया सूरजमल ने। दोस्तों इसमें और क्या मिलता है कि यहाँ पे एक जो सूरजमल की पत्नी है किशोरी देवी, उनके महल मिलते हैं। तो किशोरी महल इन्हीं में, इसमें ही है किशोरी देवी के महल। कहाँ है दोस्तों? लोहागढ़ दुर्ग में किशोरी देवी के महल मिलते हैं। दोस्तों इसका निर्माण सूरजमल ने एक खेमकरण नामक जाट था, खेमकरण जाट की घड़ी पर करवाया। दोस्तों घड़ी क्या होती है? दोस्तों दुर्ग का छोटा रूप होता है घड़ी की। बहुत छोटा सा एक कोई किला था, उसके ऊपर सूरजमल ने इसका निर्माण कराया, और ये सन 1733 में इसका निर्माण करवाते हैं। तो ये हो गया लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। अब दोस्तों इनका जो लोहागढ़ दुर्ग के बारे में दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, ये राजस्थान का अंतिम दुर्ग माना जाता है कि इसके बाद में राजस्थान में दुर्ग नहीं बने, राजस्थान का अंतिम दुर्ग, अंतिम दुर्ग। ठीक है दोस्तों, ये हो गया लोहागढ़ के बारे में। अब दोस्तों निर्माण कार्य में पहला हो गया लोहागढ़ दुर्ग। दूसरा इनका जो मिलता है वो मिलता है दोस्तों, मैंने डीग के महल बताए थे। डीग के महल शुरू कौन करवाता है? बदन सिंह। जबकि डीग के महल पूर्ण कौन करवाता है? डीग के महल पूर्ण करवाए किसने करवाया दोस्तों? सूरजमल। और दोस्तों ये सर्वश्रेष्ठ, राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जल महल है, राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जल महलों में आते हैं दोस्तों डीग के महल। दोस्तों डीग को क्या कहा जाता है? डीग को कहा जाता है जल महलों की नगरी। तो डीग का खुद का जो है उसको क्या कहा जाता है? जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी। तो दोस्तों डीग के महलों का निर्माण भी किसने करवाया? ये करवाया दोस्तों महाराजा सूरजमल। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब रणजीत सिंह का जो अंतिम काल मिलता है उसमें क्या मिलता है कि जो रणजीत सिंह है वो एक नजीबुद्दौला नामक नवाब है। 1763 में एक नजीबुद्दौला
या इसी का नाम मिलता है नजीब रुहेला, उससे उसके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। तो दोस्तों ये हो गए रणजीत सिंह साहब, जिन्हें जाटों का प्लेटो अफलातून कहा जाता है। अब दोस्तों इन्होंने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसको अंग्रेज जीत सके ना मुगल जीत सके। कहने का मतलब जो लोहागढ़ दुर्ग है उस पर अंग्रेज़ों का भी हमला होगा, जब रणजीत सिंह एक मराठा सरदार को शरण देंगे, उसके बाद में अंग्रेज उस पर 3-4 बार आक्रमण करेंगे, फिर बाद में संधि होगी, तो वो भी पढ़ेंगे हम, उनके अगला शासक। उसके बाद में रणजीत सिंह पढ़ेंगे, तब लड़ते हुए मारे गए। ठीक है दोस्तों, तो ये 1763 तक रणजीत सिंह का इतिहास खत्म हो जाता है। अब इसके बाद में कौन राजा बनते हैं तो उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों रणजीत सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं वो शासक बनते हैं दोस्तों जवाहर सिंह। दोस्तों जवाहर सिंह का क्या इतिहास रहता है वो पढ़ते हैं। तो महाराजा जवाहर सिंह है दोस्तों, महाराजा जवाहर सिंह। अब दोस्तों इनका जो कार्यकाल मिलता है वो मिलता है 1763 से लेके, कहते हैं इतना इनका शासन है वो 1767 तक, ये 4 साल का कार्य या शासन इनका है। अब इनका द्वारा इन्होंने क्या किया दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों ये हुआ कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है राजस्थान में। और राजस्थान में दोस्तों जो चित्तौड़ के दुर्ग पे वो आक्रमण करता है, वो 1303 में आक्रमण करता है। वो 1303 में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे जो साका होता है, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पे नरसंहार करता है। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे एक अष्टधातु का किवाड़ लगा हुआ था, उस किवाड़ को लेके अलाउद्दीन खिलजी चला जाता है दिल्ली। और दिल्ली में एक सीरी नामक दुर्ग है, वहाँ पे दोस्तों सीरी दुर्ग पर इन दरवाज़ों को लगवा देता है। उसके बाद में जब शाहजहाँ शासक बनता है दोस्तों मुगलों में, तो शाहजहाँ उन दरवाज़ों को हटवाकर लाल किले पे लगवा देता है। और जवाहर सिंह जो है वो दिल्ली पे आक्रमण करेंगे और दोस्तों उन दरवाज़ों को ले आएंगे और लाकर दोस्तों लोहागढ़ के दुर्ग पर लगवा देंगे। तो उनके बारे में क्या हुआ क्या नहीं तो वो जानते हैं। दोस्तों जवाहर सिंह ने दिल्ली पे आक्रमण किया क्यों, जो नजीबुद्दौला है दोस्तों, नजीबुद्दौला के ऊपर आक्रमण। तो दोस्तों दिल्ली में है दोस्तों नजीबुद्दौला, उस पर आक्रमण किया, उसको मार दिया। इसने मारा क्यों, अपने पिता के मौत का बदला लिया तो मार दिया। उसके बाद में दोस्तों दिल्ली से जो अष्टधातु के किवाड़ थे वो अष्टधातु से बने हुए थे, अष्टधातु के किवाड़ दिल्ली से लाकर लोहागढ़ में लगवाए, लोहागढ़ में लगवाए। अब दोस्तों लगवाए कहाँ कि जो लोहागढ़ का जो प्रवेश द्वार है वो है लोहिया पोल, लोहिया पोल। और इस लोहिया पोल पर ये दरवाजे लगवाए। ठीक है दोस्तों, लोहिया पोल क्या है दोस्तों, लोहागढ़ का प्रवेश द्वार, लोहागढ़ का प्रवेश द्वार। तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब हम आर्ट एंड कल्चर में किले पढ़ेंगे तो उस समय इनके बारे में जानेंगे कि कौन सा दरवाज़ा किस किले का है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इनका जो वहाँ से किवाड़ लेके आए थे वो। अब दोस्तों इन्होंने लोहागढ़ में एक जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया, जवाहर बुर्ज। और दोस्तों जवाहर बुर्ज इसी दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। जवाहर बुर्ज पर क्या होता था दोस्तों, यहाँ पर होता था, ये लोहागढ़ में पहले तो, और दोस्तों यहाँ होता था राज तिलक। तो राज तिलक हेतु दोस्तों मैंने मेहरानगढ़ के दुर्ग में भी आपको बताया था कि संगार चौकी है वो राज तिलक का है। उसके बाद में जवाहर दुर्ग में जवाहर बुर्ज है, वो भी लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर बुर्ज है, वो भी दोस्तों राज तिलक हेतु है। उसके अलावा मैंने डुंडाड़ में भी आपको बताया था। तो दोस्तों इनको भी याद रखिएगा कहाँ कहाँ किनका किनका राज तिलक होता है। दोस्तों जवाहर सिंह ने एक सेना का गठन किया, उस सेना में दोस्तों सिख सरदार और फ्रेंच लोग ज़्यादा थे। सिख सिख सरदार ये ज़्यादा थे और दोस्तों फ्रेंच लोग, फ्रेंच फ्रेंच सैनिक ये दोस्तों उस सेना में थे। तो ये हो गया जवाहर सिंह तक का इतिहास। अब दोस्तों इसके बाद में 2-3 छोटे मोटे शासक हैं वो पढ़ते हैं, कहने का मतलब उनका विशेष योगदान नहीं मिलता, उनका नाम याद रखना जरूरी है दोस्तों।
तो इनके बाद में महाराजा रतन सिंह शासक बनते हैं, महाराजा रतन सिंह। और दोस्तों उसके बाद में एक शासक बनते हैं महाराजा केहर सिंह, केहर सिंह। ये दोस्तों दो शासक बनते हैं, इनका कोई विशेष योगदान नहीं मिलता है। उसके बाद में जो शासक बनते हैं 1777 में, वो बनेंगे महाराजा रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह का इतिहास शुरू करते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह। यह आगे दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह। इस प्रकार दोस्तों सूरजमल फेमस हैं भरतपुर के इतिहास में, ढूंढाड़ में फेमस हैं दोस्तों मान सिंह। उसी प्रकार भरतपुर में फेमस है महाराजा रणजीत सिंह, रणजीत सिंह। अब दोस्तों इनका शासन कब से कब तक रहता है? इनका शासन रहता है 1777 से लेकर 1805 तक। और दोस्तों अंग्रेजों से संधि होगी वो महाराजा रणजीत सिंह ही करेंगे। उससे पहले क्या होता है वो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने, इनका जो ऐतिहासिक परिदृश्य है वो जानते हैं पहले कि क्या किया इन्होंने। दोस्तों इनके समय क्या हुआ? इनके समय दोस्तों एक मराठा सरदार है यशवंतराव होलकर, यशवंतराव होलकर, यशवंतराव होलकर दोस्तों अंग्रेजों से लड़ता हुआ राजस्थान की तरफ, कहने मतलब अंग्रेज से हरा देते हैं, मराठों को हराते रहते हैं अंग्रेज। तो उस समय यशवंतराव होलकर भाग कर कहाँ आता है? रणजीत सिंह की शरण में। तो रणजीत सिंह की शरण में आया और दोस्तों रणजीत सिंह से मांग की इन्होंने, अंग्रेजों ने, कि हमें यशवंतराव होलकर को वापस लौटा दें। उससे पहले दोस्तों क्या हुआ कि 1803 में जो संधि थी वो कर चुके थे रणजीत सिंह, परंतु फिर भी इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर यशवंतराव होलकर को शरण दी। और दोस्तों इनके ये था कि मेहमान को वापस दुश्मन को नहीं सौंपा जाता, तो यशवंतराव होलकर को शरण दे दी। उसके बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों का एक सेनापति है लॉर्ड लेक, लॉर्ड लेक ने हमले करने शुरू किए। और लॉर्ड लेक ने जब हमले करने शुरू किए तो 1804 में उन्होंने 5 बार हमले किए। 1804-5 में उन्होंने 5 बार हमले किए दोस्तों, 5 बार हमले किए दोस्तों। फिर भी दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि दोस्तों जो गोले दागते थे अंग्रेज, उसके बाद वो गोले जाके दोस्तों जो लोहागढ़ की जो बाहरी परकोटा है वो है मिट्टी का बना हुआ, तो उसमें धंस जाते थे और वो फटते ही नहीं थे। तो अंग्रेज उससे परेशान हो गए। बाद में उन्होंने लोहागढ़ का क्या लगा दिया? घेरा लगा दिया। तो लोहागढ़ को घेर लिया। फिर दोस्तों क्या हुआ, जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनके लिए एक लॉर्ड लेक ने तोहफा भी पेश करवाया कि अहमद, जो एक अमीर का पिंडारी नामक नवाब था टोंक का, अमीर का पिंडारी, ये दोस्तों पैसों के लिए काम करता था। दोस्तों कृष्णा कुमारी विवाद हमने पढ़ा है पहले। पिंडारी के द्वारा कुछ पैसे भिजवाए, कुछ पैसे भिजवाए किसके पास दोस्तों? रणजीत सिंह के पास। परंतु रणजीत सिंह ने दोस्तों वो लेने से मना कर दिया और यशवंतराव होलकर को छोड़ने से मना कर दिया। बाद में दोस्तों क्या हुआ, एक संधि हुई, जो पुनः संधि हुई दोस्तों, क्योंकि भरतपुर पहले अंग्रेजों से संधि कर चुका था और एक बाद में फिर संधि हो गई, संधि होगी दोस्तों। यशवंतराव होलकर को जाने दिया और दोस्तों जो रणजीत भरतपुर से अंग्रेजों के वापस मधुर संबंध हो गए। अब दोस्तों जो ये घेरा लगा हुआ था उसके बीच में क्या हुआ, इस घेरे में दोस्तों क्या हुआ कि ये जब अंग्रेज पूरा तंग आ चुके थे तो उस समय हुआ क्या कि दो दोस्तों जाट सरदार थे, माधो सिंह और दुर्जन सिंह। दोस्तों वो अंग्रेजों को अंदर प्रवेश करने ही नहीं दे रहे थे। पहले तो दोस्तों फट नहीं रहे थे वो गोले, उसके बाद में ये दोनों वीरता से लड़ रहे थे। तो ये दोनों दोस्तों लोहागढ़ के ऊपर दीवार पर खड़े होकर लड़ रहे थे। तो दोस्तों इनके लिए कहा जाता है कि जाट के दो छोरा, जाट नहीं दोस्तों इस प्रकार नहीं है, ये है कुछ 8 फिरंगी, 8 फिरंगी 9 गोरा और लड़े जाटरा 2 छोरा, लड़े जाटरा 2 छोरा। तो दोस्तों ये कहावत किनके किनके लिए? माधो सिंह और दुर्जन सिंह के लिए। तो दोस्तों ये हुआ रणजीत सिंह का तक का इतिहास कि रणजीत सिंह ने संधि की, यशवंतराव होलकर को शरण दी, ये सब कुछ दोस्तों। फिर लेक ने इनसे संधि कर ली, पहले संधि थी, उसके बाद में यशवंतराव होलकर को शरण दी, फिर 5 बार आक्रमण हुए, फिर घेरा लगाया, घेरा में दो ये लड़ रहे थे अमीर का पिंडारी के थ्रू दोस्तों पैसे भिजवाने की कोशिश की, परंतु बाद में क्या हुई आगे जाके
पुनः संधि हुई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया रणजीत सिंह का इतिहास। अब दोस्तों रणजीत सिंह के बाद में छोटे मोटे 3-4 शासक हैं और फिर बाद में दोस्तों अंतिम जो शासक हैं वो ब्रजेंद्र सिंह है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं उनके बारे में। जो छोटे शासक हैं वो दोस्तों, इनके बाद जो शासक मिलते हैं वो मिलते हैं महाराजा रणधीर सिंह। महाराजा रणधीर सिंह, एक तो ये शासक मिलते हैं। छोटे छोटे उनका कोई योगदान नहीं मिलता। महाराजा बलवंत सिंह, महाराजा बलवंत सिंह। एक दोस्तों शासक मिलते हैं महाराजा जसवंत सिंह। और दोस्तों एक शासक मिलते हैं महाराजा किशन सिंह। महाराजा किशन सिंह का थोड़ा दोस्तों योगदान मिलता है। महाराजा किशन सिंह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद में जो अंतिम शासक है वो ब्रजेंद्र सिंह है, किशन सिंह। और दोस्तों किशन सिंह शासक बनते हैं सन 1900 से लेके और शासक रहते हैं 1929 तक। तो ये किशन सिंह का मिलता है। किशन सिंह के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। किशन सिंह क्या है? किशन सिंह का दोस्तों पहला जो योगदान मिलता है, इनको कहा जाता है भरतपुर राज्य का आधुनिकीकरण। इन्हीं के काल में हुआ। कि जो भरतपुर राज्य है वो जो अभी मॉडर्न जो दिखता है वो किनके काल में हुआ दोस्तों? ये हुआ था किशन सिंह के काल में। भरतपुर का आधुनिकीकरण, भरतपुर का आधुनिकीकरण ये दोस्तों किनके काल में हुआ? आधुनिकीकरण ये दोस्तों किनके काल में हुआ? किशन सिंह के काल में। और दोस्तों इनका जो अंतिम यानी मतलब जो एक अन्य योगदान मिलता है वो मिलता है कि इन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने पर जोर दिया। हिंदी को राजभाषा बनाने पे जोर। ठीक है दोस्तों, ये 2 योगदान है। और दोस्तों इन्हीं के काल में एक हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ भरतपुर के अंदर। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? भरतपुर में। और कब हुआ? ये हुआ 1927 में। तो दोस्तों ये हुआ किशन सिंह का इतिहास। अब दोस्तों अंतिम जो शासक है वो है महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। महाराजा ब्रजेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह। और दोस्तों ये कब से कब तक शासक हैं? ये दोस्तों 1929 से लेके 1948 तक शासक हैं। उसके बाद में दोस्तों जो अपना प्रजामंडल वाला है वो काल भी इन्हीं का है। कि प्रजामंडल, जब प्रजामंडल की स्थापना हुई तो वो किसके काल में हुई? तो वो महाराजा ब्रजेंद्र सिंह का काल है। और इन्हीं के काल में दोस्तों क्या हुआ? एक तो मिला प्रजामंडल, भरतपुर में प्रजामंडल, भरतपुर में प्रजामंडल की स्थापना, प्रजामंडल। और दोस्तों भरतपुर में प्रजामंडल 1938 में बनता है। और दोस्तों ये क्या है? भरतपुर के अंतिम शासक हैं। भरतपुर के अंतिम शासक। और दोस्तों फिर मत्स्य संघ का निर्माण होगा और बाद में राजस्थान में विलय हो जाएगा भरतपुर का। अब दोस्तों ये हो गया भरतपुर का इतिहास। दोस्तों हमने 4 रियासतों का इतिहास पढ़ लिया है, ढूंढाड़ का, मारवाड़ का, बीकानेर का और भरतपुर का। दोस्तों आज इतना ही छोड़ते हैं, उसके बाद कल हम नया शुरू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को सब्सक्राइब करें।